झारखंड का गोड्डा संसदीय सीट, जहां से फिलहाल पिछले 3 बार से भाजपा के निशिकांत दुबे लगातार साल 2009 से सांसदी का चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिनके समर्थक ताल ठोक कर दावा करते हैं कि भाजपा अगर निशिकांत दुबे को गोड्डा लोकसभा सीट से टिकट ना भी दे, तब भी निशिकांत दुबे इतना मादा रखते हैं कि वे गोड्डा संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बारे में कहा तो यह भी जाता है कि वे झारखंड भाजपा के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनको झारखंड में ईडी की कार्रवाई का अगला शिकार कौन होगा, ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक किस कदर पहुंच बनाएगी, जांच एजेंसी के सारे इंटरनल इनपुट भी उनको पहले ही मालूम होते हैं। तो क्या भाजपा सांसद निशिकांत दुबे वाकई इतनी हैसियत वाले हैं कि बगैर कमल छाप वाले चुनाव चिन्ह के भी वो गोड्डा संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमाए रख सकते हैं? हालांकि इन दिनों गोड्डा संसदीय क्षेत्र में उनकी प्रबल प्रतिद्वंदी संभवतः कांग्रेस की वो राजनेत्री होने जा रही हैं जिनके रिश्ते राहुल गांधी से जितने अच्छे हैं उतनी ही करीबी सोनिया गांधी से भी, और जिनका जातीय समीकरण झारखंड के वर्तमान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से भी मेल खाता है। नाम है दीपिका पांडे। फिलहाल गोड्डा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले महागामा विधानसभा की दीपिका पांडे कांग्रेसी विधायक हैं। दिल्ली में ठीक ठाक पहुंच रखने वाली दीपिका को ही गोड्डा संसदीय सीट से निशिकांत का प्रबल प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। चुनाव से पहले दावेदारों को लेकर यह आकलन कई पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। राजनीतिक पंडितों का एक पूर्वानुमान तो यह भी है कि पड़ैया हाट से खुद कांग्रेसी विधायक प्रदीप यादव दीपिका पांडे की दावेदारी की राह को कुछ हद तक कठिन कर सकते हैं। बहरहाल मैं बतौर पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि मैंने भाजपा और कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं मसलन निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे के काम करने के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि खुद मेरा संसदीय क्षेत्र गोड्डा है और मेरा विधानसभा क्षेत्र महागामा लगता है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निशिकांत का पलड़ा भारी है या कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे या प्रदीप यादव का, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि महागामा विधायक दीपिका पांडे जिस आक्रामकता के साथ गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एक्टिव दिख रही हैं, उनके बैनरों और पोस्टरों से झारखंड का आध्यात्मिक केंद्र देवघर भी जिस तरह से पटा पड़ा है, उससे कई राजनीतिक संकेत मिलते दिखते हैं। हालांकि अंदर खाने से आई खबर के अनुसार पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव भी गोड्डा संसदीय सीट पर निशिकांत के खिलाफ संभावित पर प्रबल प्रतिद्वंदी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से या तो दीपिका पांडे या फिर संभवतः प्रदीप यादव ही निशिकांत के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। गोड्डा के कारगिल चौक की टपरियों पर पत्रकारों की टोली चाय की चुस्कियों के साथ दीपिका पांडे और प्रदीप यादव के नाम के अलावा निशिकांत दुबे के खिलाफ दो अन्य संभावित नामों पर भी खूब चर्चा कर रहे हैं। एक नाम है फुरकान अंसारी साहब का, जो गोड्डा से निशिकांत के खिलाफ खुद को कुछ माह पहले से ही प्रबल दावेदार बताते नहीं थक रहे हैं, और दूसरा नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति झा आजाद का, जिनका घर गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है और जिनके समर्थकों का निशिकांत के खिलाफ कीर्ति झा आजाद को उम्मीदवार घोषित किए जाने के अपने अपने तर्क भी हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि गोड्डा संसदीय सीट पर भाजपा सांसद निशिकांत के खिलाफ फिलहाल चार प्रतिद्वंदियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें दो प्रमुख दावेदार हैं दीपिका पांडे और प्रदीप यादव, जिनकी प्रबल दावेदारी जमीनी स्तर के अलावा सोशल मीडिया पर उनकी गहन सक्रियता से भी साफ झलकती है। जबकि दो अन्य दावेदार हैं फुरकान अंसारी साहब और कीर्ति झा आजाद साहब, जिनके बस नामों की चर्चा चल रही है और वे चर्चे अभी बाजार के चौक चौराहों तक ही सीमित हैं। आज के इस वीडियो में हम गोड्डा से वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दो प्रबल प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव और दीपिका पांडे की दावेदारी पर ही बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो झारखंड के 14 लोकसभा के प्रमुख दावेदारों पर भी खुलकर इसी तरह तमाम समीकरणों के साथ बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। पहला सवाल तो यही है कि आखिर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ महागामा विधायक दीपिका पांडे की दावेदारी क्या इतनी मजबूत है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दीपिका पांडे की दावेदारी की मजबूती की तफ्तीश करें, पहले जानना यह जरूरी है कि गोड्डा संसदीय सीट का जातीय समीकरण आखिर क्या कहता है। दैनिक अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक
गोड्डा में लगभग 2 से 2.5 लाख यादव, 2.5 से 3 लाख मुसलमान, 2 लाख ब्राह्मण, 2.5 से 3 लाख वैश्य, 1.5 लाख के करीब आदिवासी, 1 लाख के करीब भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और शेष पचपौनिया व दलित हैं। अगर आईएनडीआईए गठबंधन महागामा विधायक दीपिका पांडे को गोड्डा में निशिकांत के खिलाफ उम्मीदवार बनाए तो बहुत संभव है कि दीपिका निशिकांत को जोरदार टक्कर दे पाएंगी। पहली बात तो यह है कि दीपिका पांडे खुद ब्राह्मण समाज से आती हैं, जबकि खुद महागामा से कई दफे विधायक रहे दीपिका पांडे के अपने ससुर अवध बिहारी सिंह कुर्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो दीपिका पांडे निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो सीधे सीधे ब्राह्मण और कुर्मी, जो गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र का बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है, दोनों ही निर्णायक वर्गों को अपनी उम्मीदवारी से बहुत हद तक दीपिका पांडे साध सकती हैं। यानी भाजपा से इस वक्त बेहद नाराज चल रहा कुर्मी समाज, बहुत संभव है कि दीपिका पांडे की तरफ गोलबंद हो जाए, क्योंकि कुर्मी के एसटी में शामिल करने की मांग को भी केंद्र यानी भाजपा सरकार लगातार अनसुना कर रहा है और इसलिए कुर्मी भाजपा से बहुत नाराज भी चल रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को अगर सवर्णों में ब्राह्मण समाज पारंपरिक तौर पर वोट करता रहा है तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई दीपिका पांडे के चुनाव में आने से बहुत संभव है कि निशिकांत के अपने पारंपरिक सवर्ण वोट में सेंधमारी हो जाए। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जातीय समीकरण के चश्मे से भी अगर हम देखें तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे दोनों ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। यानी दीपिका पांडे के चुनाव में खड़े होने से सवर्णों के वोटों का बंटवारा भी सीधे सीधे होगा। एक बात तो स्पष्ट है कि दीपिका पांडे के गोड्डा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने पर 2 प्रमुख वोट बैंक कुर्मी और ब्राह्मण के अलावा इंडिया अलायंस का अपना वोट बैंक यानी आदिवासी, मुस्लिम और यादव भी दीपिका पांडे के पाले में रह सकता है। यानी कुल मिलाकर जातीय समीकरण के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो गोड्डा का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग वैश्य, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान और आदिवासी को दीपिका अपनी मजबूत उम्मीदवारी से साध सकती हैं। इसलिए अनुमान है कि गोड्डा संसदीय सीट पर इंडिया अलायंस की तरफ से निशिकांत के खिलाफ दीपिका को ही सियासी पिच पर उतरने का मौका मिल जाए। गोड्डा लोकसभा सीट पर महागामा विधायक दीपिका पांडे को टिकट दिए जाने की संभावनाओं पर अब तक हमने बात की। गोड्डा लोकसभा सीट पर दीपिका पांडे को टिकट न दिए जाने के संभावित कारणों पर भी अब एक नजर डालते हैं। पहली बात तो यह है कि दीपिका पांडे के इतर कांग्रेस के कई कद्दावर नेता लगातार गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी की रेस में बने हुए हैं। प्रबल दावेदार खुद पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव हैं, जो गोड्डा से 1 बार सांसद, 5 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं। यानी अगर दीपिका पांडे इस रेस में अगर पिछड़ती भी हैं तो इसके पीछे की इकलौती वजह जो स्पष्ट दिखती है वो है इनका अनुभव। गोड्डा में इंडिया अलायंस की तरफ से जितने भी दावेदार बताए जा रहे हैं, लगभग उन सभी दावेदारों की तुलना में दीपिका पांडे का राजनीतिक अनुभव उनसे बेहद कम रहा है। फिलहाल तो यही इकलौती बड़ी वजह दिखती है जिसे यह कहा जा सकता है कि दीपिका इस पहलू पर कुछ हद तक संभव हो कि पिछड़ जाएं। पर राजनीतिक पार्टियों के टिकट बंटवारे के इतिहास के पुराने पन्नों को उलटकर अगर देखें तो ऐसे कई मरहले, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां वरिष्ठता और अनुभव को तवज्जो न देकर जातीय समीकरण के लिहाज से किसी नए पर यानी किसी नए उम्मीदवार पर पार्टी द्वारा रिस्क लिया गया है और लिया जाता रहा है। बहरहाल जब दीपिका पांडे की इतनी बात हुई ही है तो प्रदीप यादव की दावेदारी पर भी एक नजर डाला जाए। अगर महागामा विधायक दीपिका पांडे की जगह पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को इंडिया अलायंस की तरफ से गोड्डा लोकसभा सीट पर निशिकांत के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जाता है तब बहुत संभव है कि गोड्डा में 2024 का मुकाबला उतना दिलचस्प नहीं रह पाएगा। यह बात हवा हवाई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 के चुनावी नतीजों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। बहरहाल इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि गोड्डा लोकसभा की संसदीय राजनीति में बीते 2 दशक से प्रदीप यादव का मजबूत दखल रहा है। प्रदीप यादव की पार्टी के स्तर पर स्वीकार्यता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि खुद कांग्रेसी आलाकमान ने साल 2021 में प्रदीप यादव को झारखंड कांग्रेस विधायक दल का उपनेता बनाया है, जो कि वास्तव में किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदीप यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, हर घाट का पानी पिए हुए राजनेता है। 1999 में भाजपा की टिकट पर पहली बार पड़ैयाहाट से विधायक, फिर बाबूलाल की कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्री और अर्जुन मुंडा की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री और फिर 2003 में भाजपा की ही टिकट पर गोड्डा से सांसद और तकरीबन 5 बार पड़ैयाहाट से अलग अलग पार्टी के टिकट पर विधायक बनने का हुनर भी प्रदीप यादव को ही हासिल है।
लेकिन इतना सब कुछ के बाद भी अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तब शायद प्रदीप यादव गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सामने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने गोड्डा सीट बाबूलाल की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के हिस्से में सौंपी थी। बाबूलाल ने तब 2019 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट पर निशिकांत के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर प्रदीप यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा था। यानी तभी प्रदीप यादव का वोट बैंक यूपीए यानी अब इंडिया गठबंधन का ही वोट बैंक था। पर इसके बावजूद निशिकांत दुबे की जीत और प्रदीप यादव की हार का मार्जिन बहुत बड़ा था। तब 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के निशिकांत दुबे को 6,37,610 वोट हासिल हुए थे, जबकि महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट ही मिल पाए थे। यानी प्रदीप यादव यूपीए यानी अब इंडिया की महत्वपूर्ण व निर्णायक वोट बैंक को साधने में नाकाम रहे और इसलिए उन्हें 1,84,227 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। 10,000, 20,000 या 50,000 के वोट के अंतर से भी अगर हार होती है तो चुनाव में हार जीत का यह अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। पर प्रदीप यादव पिछले चुनाव में 1,84,227 वोट के अंतर से चुनाव हारे, जो कि बहुत ही बड़ा अंतर है। प्रदीप यादव खुद यादव समाज से आते हैं, जो कि गोड्डा संसदीय सीट में एक बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा गोड्डा में मुसलमान, आदिवासी, कुर्मी मतदाता चुनाव को प्रदीप यादव के पक्ष में निर्णायक बना तो सकते हैं, पर पिछले बार के प्रदीप यादव के चुनावी नतीजों के रिपोर्ट कार्ड पर अगर नजर डालें तो ये वोट बैंक इंडिया अलायंस का अपना वोट बैंक होने के बावजूद प्रदीप यादव के पक्ष में गोलबंद नहीं हो सका था। प्रदीप यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर प्रदीप यादव का यह अनुभव ज्यादातर फीका ही रहा है। वे लगातार निशिकांत दुबे से लोकसभा चुनाव में मात खाते रहे हैं और हार का अंतर हर बार बढ़ता ही गया है और इसलिए बहुत संभव हो कि कांग्रेस गोड्डा लोकसभा सीट पर प्रदीप यादव की जगह नया चेहरा दीपिका पांडे को ही तरजीह दे। अगर आप दीपिका पांडे की पॉलिटिक्स पर थोड़ी बहुत नजर रखते हैं तो आपको यह समझने में सहूलियत होगी कि महागामा विधायक दीपिका पांडे अन्य संभावित उम्मीदवारों के इतर निशिकांत दुबे की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक और ज्यादा सक्रिय हैं, वो भी अपनी छवि को बरकरार रखते हुए। मैंने इस वीडियो से पहले लगभग कई हफ्ते तक गोड्डा के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से निरंतर बातचीत की है। गोड्डा के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि प्रदीप की छवि हाल के दिनों में ज्यादा खराब हुई है या राजनीतिक वजहों से खराब कराई गई है। मामला चाहे यौन शोषण से जुड़ा हो या फिर मामला उनके आवास पर पड़े छापों से। स्थितियां अब पहले की तरह प्रदीप यादव के पक्ष में नहीं रह गई हैं। हालांकि इन सब के अलावा भी सक्रियता के मामले में प्रदीप यादव अब भी पीछे नहीं हैं, पर हाल में उपजे ऐसे कई विवाद हैं जब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे की वैचारिक लड़ाई फेसबुक और ट्विटर से बाहर आकर जमीनी स्तर पर खुलकर सामने आई है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि दीपिका पांडे बेहद चतुराई के साथ निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव की लड़ाई को निशिकांत और अपनी लड़ाई की तरफ दिखाने में सफल रही हैं। चाहे मामला महगामा के बाराहाट चौक की सड़कों पर गड्ढे के गंदे पानी में बैठकर टक्कर सीधे सीधे देने की हो या फिर चाहे मामला निशिकांत की तरफ से दीपिका पांडे को नगर वधू कहने की हो। यह मामला अब निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव से बाहर निकलकर दीपिका पांडे की सियासी लड़ाई की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय सीट पर निशिकांत दुबे के खिलाफ संभावित प्रत्याशी पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव होंगे या फिर महागामा विधायक दीपिका पांडे, यह बता पाना फिलहाल बहुत ही मुश्किल है और बहुत जल्दबाजी भी है। पर अंदर खाने से आई खबर की माने तो यह बहुत संभव है कि इन्हीं दो प्रत्याशियों में किसी न किसी को गोड्डा संसदीय सीट पर निशिकांत के खिलाफ चुनाव में उतारा जाएगा। हालांकि पार्टी भी इन दोनों ही प्रत्याशियों को फिलहाल शांत कराने की कवायद में है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने गोड्डा से उठाकर दोनों ही प्रबल प्रत्याशियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बना दिया है। आज का यह एनालिटिकल वीडियो हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से, अखबार की कतरनों से, मैगजीन के रिपोर्टों से समझ बूझकर उठाई है। इसके बाद उसका विश्लेषण किया, उसका आकलन किया है, तब जाकर यह विश्लेषण वाला वीडियो हमने आपके लिए किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी इस वीडियो में, इस विश्लेषण में ऐड होने चाहिए जो हमसे छूट गए हों संभवतः, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अपने आप को और बेहतर दुरुस्त कर सकें। बाकी अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियो झारखंड के 14 में से एक तो हमने गोड्डा पर कर दिया, बाकी 13 लोकसभाओं पर भी करनी चाहिए, जो दावेदार है उन दावेदारों को लेकर करनी चाहिए,
तो आप हमें आदेश दीजिए, आपका आदेश सराखों तले है। हम इस तरह के विश्लेषण वाले वीडियो जरूर करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।